हेलो, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन की थर्ड एक्सरसाइज की थी, एलिमेंट्स के मैथमेटिक्स की। सो आज फोर्थ एक्सरसाइज के कुछ सम्स करेंगे हम। एक्चुअल में परमुटेशन क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट होती है, वो हम आज की एक्सरसाइज से सीखेंगे। मतलब क्या, कैसे आप किसी चीज़ को अरेंज कर सकते हो, किन्हीं चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन हाउ मैनी वेज कैन सिक्स चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। क्यू मतलब लाइन। 6 बच्चे हैं, वो एक लाइन में खड़े कितने तरीके से हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक बच्चा एक जगह पे खड़ा होएगा। यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको बताया नहीं गया कि कितनी जगह है, लेकिन अगर 6 बच्चे हैं और उनकी एक लाइन बनानी है तो वो कितनी जगह पे खड़े होंगे, 6 जगह पे ही ना। तो इतना तो हम इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि अगर 6 बच्चों को एक लाइन के अंदर खड़ा करना है तो वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, 6 जगह, 3 और 3 6, 6 जगह ऑक्यूपाई करेंगे वो, ठीक है। तो इसको हमें परमुटेशन से सोल्व करना है और बताना है कि कितने तरीके से आप, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से आप 6 बच्चों को एक लाइन के अंदर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप परमुटेशन से करना चाहें तो हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, ठीक है। ये नंबर ऑफ टोटल थिंग्स जिनको आपको अरेंज करना है, और ये R जितनी आप चीज़ें उठाते हो अरेंज करने के लिए, R थिंग्स टेकन एट ए टाइम, कि आप R थिंग्स को एक साथ ले रहे हो, ठीक है। तो अभी 6 बच्चों को अरेंज करना है, ठीक है। 6 बच्चों को अरेंज करना है और कितनी जगह आपके पास, या फिर ऐसा बोले कि कितने बच्चे आपको अरेंज करने हैं एक साथ, 6 ही करने हैं ना। मतलब 6 ही बच्चे हैं टोटल अरेंज करने के लिए, और 6 के 6 को आपको अरेंज करना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 6P6। या फिर अगर हम इसको जनरली देखें, 1 2 3 4 5 6, तो जो पहली जगह है उसके ऊपर कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक बच्चा। तो उस जगह के लिए अभी आपके पास 6 के 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं, 6। कितने बच्चे खड़े होने का मतलब कितने बच्चों के लिए अवेलेबल है अभी ये जगह, 6 बच्चों के लिए ना। मतलब 6 में से कोई भी एक बच्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पे कितने बच्चे आ सकते हैं, 6 बच्चे, कोई भी एक। उसके बाद सेकंड प्लेस पे, सेकंड जो मतलब लाइन के अंदर जो सेकंड प्लेस है उसके अंदर कितने बच्चे आ सकते हैं पॉसिबल, 5। पूछिए क्यों आ सकते हैं 5, बिकॉज एक बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका। टोटल 6 में से कितने बच्चे बचे, 5। अब दूसरे जगह पे आने के लिए सिर्फ 5 बच्चे हैं आपके पास। ऐसे ही अब 2 बच्चे तो ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं ना, टोटल बच्चे कितने बच गए, 4। तो थर्ड प्लेस पे आने के लिए आपके पास 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब 3 बच्चे ऑलरेडी स्टैंड हो चुके, खड़े हो चुके। फोर्थ प्लेस पे खड़ा होने के लिए आपके पास 3 बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्लेस पे खड़ा होने के लिए आपके पास कितने बच्चे हैं, 2, और फर्स्ट प्लेस के लिए 1। ये आपके टोटल क्या आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए, सबसे पहले प्लेस के लिए आप 6 तरीके से उस प्लेस को फिल कर सकते हो। मतलब 6 में से कोई भी बच्चा वहां पे आ सकता है। तो टोटल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये आपके पास क्या आ गए, इवेंट्स आ गए। अगर आपको साइमल्टेनियस इनका सब कुछ निकालना है तो आप इनकी क्या करते हो, सभी की प्रोडक्ट्स की साइमल्टेनियसली वेज बताओ कि कितने वेज में वो 6 बच्चे इन जगह पर खड़े हो सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, इन सभी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ऐसे देखोगे तो 6P6 किसके इक्वल होता है, 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एज इट इज इन दिस वे। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास वो टोटल वेज आ जाएंगे जितने तरीकों से आप 6 बच्चों को एक लाइन के अंदर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 वीमेन, कितनी वीमेन्स हैं, 5। 5 वीमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स। 5 ही तो आपके पास टैप है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा था कि, इतना बताया था कि लाइन के अंदर खड़े करने हैं, लेकिन इतना नहीं बताया था कि लाइन में स्पेस कितने हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों को जब लाइन में खड़ा करोगे तो वो उतना ही स्पेस लेंगे ना। अगर 6 बच्चे तो 6 ही जगह पे खड़े होंगे। अभी देखो, अभी बता रखा है कि 5 वुमेन है और वाटर कितने टैप से ड्रॉ करना है उनको, 5 टैप से। इफ नो टैप्स रिमेन्स अनयूज्ड, कोई भी टैप बिना यूज किए हुए बचना नहीं चाहिए। मतलब हर एक टैप से पानी निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो 5 ही टैप है और 5 ही वीमेन, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाएंगी, 5P5। जब दोनों इक्वल हैं तो NPN का केस आता है हमारे पास, लास्ट लेक्चर्स में हमने किया है। जब आप एनी चीजें आपके पास और N की N अरेंज करनी है, 5 ही वाटर टैप्स है और 5 ही वीमेन है, तो कितना आ जाएगा, 5P5। आपके पास टोटल अरेंजमेंट कितने आ जाती है यहाँ पे, N फैक्टोरियल, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, 5 फैक्टोरियल। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। या फिर अपने तरीके से देखें तो क्या होगा, 5 टैप हैं,
ये मैंने 5 टैब बना लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको करते हैं, 5 टैब बना लिए। अब पहले टैब पे पानी भरने के लिए टोटल कितनी वीमेंस खड़ी हैं? 5 वीमेंस है ना, 5 वीमेंस। तो इस टैब पे पानी भरने के लिए अभी 5 वीमेंस अवेलेबल हैं। अब एक वीमेन ऑलरेडी यहाँ पे पानी भरने लगी, ठीक है। सेकेंड टैब पे पानी भरने के लिए कितनी वीमेन बची? 4, क्योंकि एक यहाँ पे पानी भर रही है, ठीक है। तो 4 वीमेन बची। ऐसे ही थर्ड टैब पे पानी भरने के लिए कितनी बची? 3, और सेकंड टैब पे 2 और फर्स्ट टैब पे 1, क्योंकि वो पानी भरते जा रही है, किक सारी हो चुकी है, ठीक है। तो लास्ट वीमेन लास्ट पे आ जाएगी। ऐसे ही अब इस पे पानी भरने के लिए 5, इस पे 4 अलग अलग है। हमें साइमल्टेनियस अगर निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सभी की क्या कर देते हैं? सारे इवेंट्स की मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे उन वीमेंस के कि वो कितने तरीके से 5 वाटर टैप से पानी भर सकती है। कितने वेज से? 120 वेज, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तो सेम चल रहे थे, जितनी चीजें आपको उतनी अरेंज करनी है उठा के, ठीक है। एनपीएन का केस चल रहा था, अब आपके पास परम्यूटेशन के अंदर आया एनपीआर का केस। एनपीआर का केस मतलब देखो, आपके पास 3 डिफरेंट रिंग्स हैं टू बी वोर्न इन 4 फिंगर्स। 4 उंगलियों में पहनानी है और 3 आपके पास क्या है? रिंग्स, ठीक है। उंगलियां 4 है, रिंग्स कितनी है? 3। तो ये बंदा पूछेगा कि विद एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर, और एक फिंगर में सिर्फ एक ही क्या डालनी है? रिंग डालनी है, एक से ज्यादा नहीं। कि आप सोचो कि एक ही फिंगर में तीनों पहना देना, एक फिंगर में एक ही रिंग आएगी, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं एज ए रीजनिंग का क्वेश्चन की बताओ। तो आप वहां पे परम्यूटेशन लगा के बड़े आसानी से कर सकते हैं इनको, अगर आपको परम्यूटेशन की नॉलेज है तो। देखिए 3 डिफरेंट रिंग्स आपके पास, 3 रिंग्स हैं और 4 फिंगर आपके पास, ठीक है। और आपके पास 3 रिंग्स हैं, उन 3 रिंग्स को आप 4 फिंगर्स में कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? तो सबसे पहली बात, एनपीआर के अंदर कभी भी बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं, एनपीआर के अंदर जो आर होता है ना, वो हमेशा छोटा या इक्वल हो सकता है एन से, कभी भी बड़ा नहीं होएगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 4 फिंगर हैं और 3 रिंग हैं तो ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाएगी 4p3। ये स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी? 4p3, कि आपको 4 फिंगर्स के अंदर 3 रिंग पहनानी है। तो कितने वेज आएंगे टोटल? 4p3 वेज, ठीक है। अगर आप ऐसे सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए, मतलब इसको समझना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। 4 फिंगर्स हैं आपके पास और 3 क्या है आपके पास? रिंग्स। तो कैसे पहनेंगे रिंग्स को? अब देखिए, पहली फिंगर के लिए, या फिर मैं बोलूं कि पहली रिंग के लिए आपके पास कितनी उंगलियां हैं टोटल? मतलब वो पहली रिंग कितनी उंगलियों में जा सकती है? कौन सी भी उंगली में? उसके पास टोटल कितनी उंगलियां अवेलेबल हैं? 4। तो पहली रिंग के लिए कितनी उंगलियां आपके पास? 4। अब पहली रिंग तो डल चुकी, एक उंगली भी बुक हो चुकी, ठीक है। अब रिंग्स बच गई 2। तो सेकंड रिंग के लिए उठाओ आप सेकंड रिंग, उसके लिए कितनी उंगलियां बच गई? 3 उंगलियां, ठीक है। तो इसके लिए उंगलियां कितनी बची आपके पास? 3। इसी तरह जो थर्ड रिंग है उसके लिए कितनी उंगलियां बची अब आपके पास? 2। उसके लिए कितनी उंगलियां बची आपके पास? 2 उंगलियां। कौन सी भी एक में पहना दो आप, ठीक है। तो ये अलग अलग, इस उंगली में पहनाने के टोटल वेज हो गए, इस उंगली में पहनाने के टोटल वेज, इस उंगली में पहनाने के टोटल वेज। अगर इनको साइमल्टेनियस निकालना हो, इन हाउ मेनी वेज, कि आप कितने तरीके से इसको कर सकते हैं, साइमल्टेनियस निकालना हो, तो इन सभी इवेंट्स की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 4 3 12 दूनी 24, मतलब टोटल 24 वेज में। अगर आप 4p3 भी सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। मतलब आप 24 वेज में ये जो 3 रिंग्स हैं इन 4 उंगलियों में पहना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री एंड 4 इंग्लिश बुक्स। उसके पास 3 तो इकोनॉमिक्स और 2 हिस्ट्री एंड 4 इंग्लिश बुक्स हैं ऑन ए शेल्फ। वो उनको अरेंज करना चाहता है उसकी शेल्फ के अंदर। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट, जो जैसे देखो 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स है ना, ये है तो इकोनॉमिक्स की लेकिन अलग अलग राइटर्स की है, इनके अंदर अलग अलग पेज है, मतलब ये डिफरेंट है। आप इनको किसी भी सेंस में डिफरेंट मान सकते हो, ठीक है। मतलब तीनों इकोनॉमिक्स की बुक भी सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। हमें नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकालने हैं इन सभी बुक्स के एक साथ। एक बार तो क्या करना है? द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, कितनी बुक्स हमारे पास? देखो 3 2 5 और 4 9। हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं? 9। 3 इकोनॉमिक्स की हैं, 2 हिस्ट्री की हैं, प्लस 4 इंग्लिश बुक्स हैं। टोटल बुक्स कितनी होगी? 3 और 2 5 और 4 9। इन 9 बुक्स की अरेंजमेंट निकालनी है। तो देखो 9 बुक्स को आप अगर रखोगे
तो आपको शेल्फ के अंदर 9 प्लेस चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है 9 बुक्स को अरेंज करने के लिए आपको टोटल कितने प्लेस चाहिए, 9, ठीक है। तो 9p9 निकाल लीजिए आप, या फिर क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 9p9, आपके पास 9 फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल आप सोल्व करोगे, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, वेज आ जाएंगे। जितने तरीके से आप सभी बुक्स को एक साथ अगर उठाओ, उनको कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकते हो, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, if all books on particular subject are to be together। अब की बार तो ये था कि 9 की 9 बुक्स रैंडम उठा ली और कोई भी बुक उठा के यहाँ पे रख दी, कोई भी वहां पे, मतलब ऐसे ऐसे नंबर ऑफ वेज लेते थे। अब की बार क्या किया है, जो एक सब्जेक्ट की बुक्स है ना उनको इकट्ठा रखना है, जैसे इंग्लिश वाली इकट्ठी रहनी चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स वाली इकट्ठी रहनी चाहिए और हिस्ट्री वाली इकट्ठी रहनी चाहिए। फिर बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो 3 आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, और कंडीशन क्या है, तीनों एक साथ रहनी चाहिए। तो 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स को अरेंज करने के वेज आपके पास कितने हैं, 3 फैक्टोरियल ऑब्वियसली, ठीक है। 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। ये बात हमेशा माइंड में रखना, जैसे आपको 4 बंदों को अरेंज करना है और आपको ये नहीं बताया कि उनको कैसे करना है, तो उनको 4 बंदों को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। ऐसे ही आपको 7 बंदों को अरेंज करना है, मतलब एक लाइन में क्यू में खड़ा करना है 7 बंदों को, तो आप कितने वेज में खड़ा कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल। मतलब जब आपको बताया नहीं जाता ना कि कहाँ पे क्या करना है, तो आप उनको टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं उनके पॉसिबल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 बुक्स होती तो 5 फैक्टोरियल। बिकॉज ये क्या होता है, 3 इकोनॉमिक्स बुक्स को अरेंज करना है ना, तो उनके लिए 3 प्लेस तो चाहिए होंगे, तो 3 तो प्लेस और तीनों को एक साथ अरेंज करना है, ठीक है। तो उनके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3p3, और इसी को क्या बोलते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बिकॉज आपका npn किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के। उसके बाद देखिए 2 हिस्ट्री बुक्स, 2 हिस्ट्री बुक्स को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके पास, दोनों हिस्ट्री की बुक एक साथ रहनी चाहिए, कितने, 2 फैक्टोरियल, तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद 4 इंग्लिश बुक्स, 4 इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 इंग्लिश की बुक एक साथ रहनी चाहिए। अब उसके बाद बोला है इफ ऑल बुक्स ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, सारी जो पर्टिकुलर बुक्स है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स वो इकट्ठी रखनी है, फिर उन सब की अरेंजमेंट बतानी है। जैसे पहले 4 इंग्लिश की रख दी, फिर उसकी रख दी और फिर हिस्ट्री की रख दी, फिर बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आएंगी। तो देखो कितनी आएंगी, 3 तो इकोनॉमिक्स रखने की 3 फैक्टोरियल, ये एक इवेंट हो गया। उसके बाद 2 हिस्ट्री की बुक्स है इकट्ठी, उनको रखने के टोटल नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल। उसके बाद 4 इंग्लिश की बुक्स है, उनको रखने के 4 फैक्टोरियल। ये अलग अलग इवेंट्स आ गए आपके पास, इनको रखने के साथ में। उसके बाद हमें साइमल्टेनियस ये निकालना है कि आप इन बुक्स को, ऑल बुक्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो। तो 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स को अरेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे रख दिया आपने इकोनॉमिक्स की बुक, यहाँ पे रख रहे थे हम, जैसे देखो यहाँ पे रख दिया आपने इकोनॉमिक्स की बुक्स, ठीक है। यहाँ पे रख दिया आपने हिस्ट्री की बुक्स रख दी, यहाँ पे रख दिया आपने इंग्लिश की बुक्स, और इन्हीं की अंदर अरेंजमेंट कितनी हो रही है, 3 फैक्टोरियल वेज से इनकी अरेंजमेंट कितनी हो रही है, 2 फैक्टोरियल, इनकी 4 फैक्टोरियल। ये पूरा सेट आपने यहाँ पे रख दिया इन बुक्स का, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब आप देखो ये भी तो सेट बनेंगे ना 3, 1 2 3, इन 3 सेट को भी तो आप आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हो ना। ये देखिए 1 2 3 सेट बन गए आपके पास बुक्स के, क्योंकि आपके पास 3 टाइप की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश। ये तीनों सेट भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, जैसे पहले इंग्लिश का आ जाए, फिर उस हिस्ट्री का आ जाए, फिर इकोनॉमिक्स का आ जाए, ऐसे करके आप इन 3 सेट्स को, टोटल कितने सेट है आपके पास, 3 सेट्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इस अरेंजमेंट के, सेकेंड अरेंजमेंट के। आपके पास इवेंट कितने बने, 3 इकोनॉमिक्स बुक्स को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और एक इन सेट्स को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल। सभी इवेंट्स की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, बिकॉज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा क्या बोलता है, जितने भी इवेंट आपके पास हैं, अगर आपको साइमल्टेनियस अकरिंग निकालनी है तो आप उन सभी की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे किसके, अरेंजमेंट के, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग बुक्स के अरेंजमेंट होगी ये तीनों, और ये अरेंजमेंट होगी आपकी जो सेट बने हैं आपके बुक्स के 3 फैक्टोरियल टाइप से आप इनके अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट आपके पास आ जाएंगी, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे इस अरेंजमेंट की। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिटेड टेलीफोन नंबर्स। आपका टेलीफोन नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, 6 डिजिट का, 6 डिजिटेड टेलीफोन नंबर। देखिए
कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमारी नंबर्स के अंदर डिजिट होते हैं टोटल कितनी 10, सभी डिजिट्स को यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारी 10 डिजिट्स होती हैं, सभी को यूज करके 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है। देखिए इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 35, आपका नंबर स्टार्ट किससे होना चाहिए 35 से, तो मैं पहले ही फिल कर देता हूं क्योंकि उसने कंडीशन रख दी कि मेरा नंबर 35 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 35 से आपका नंबर स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट जो आ चुकी है ना वो एक बार आने के बाद दोबारा आना है। हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है, या फिर ऐसे बोले कि ऐसे कितने नंबर्स आ सकते हैं, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। आप ऐसे कितने टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस कंडीशन के साथ कि आपका जो पहले 2 प्लेस है ना वो 3 और 5 से फिल हो चुकी है, मतलब आपकी 3 और 5 ये दोनों डिजिट जा चुकी। टोटल डिजिट कितनी बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 तो डिजिट बच गई। और टोटल प्लेस कितने बच गए 1 2 3 4, 8 तो डिजिट्स आपके पास और 4 प्लेस हैं, ये फिल करने हैं। और ध्यान रहे नो डिजिट्स रिपीट, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक बार जो डिजिट आ चुकी वो वापस नहीं आएगी। तो देखिए जब आप इस प्लेस को फिल करेंगे तो आपके पास टोटल डिजिट्स कितनी है 8, तो मतलब यहाँ पे आप इन 8 डिजिट में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने के आपके पास टोटल कितने वेज हैं 8 वेज, ठीक है। टोटल कितने वेज आपके पास 8। उसके बाद एक डिजिट यहाँ पे भी फिल हो चुकी, एक डिजिट यहाँ पे फिल हो चुकी, तो डिजिट्स कितनी बच गई आपके पास 7। इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी डिजिट्स हैं यहाँ पे 7 डिजिट्स, तो आप इसको 7 वेज से फिल कर सकते हैं। उसके बाद इस प्लेस को फिल करने के लिए अब एक डिजिट ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुकी, तो डिजिट्स कितनी बची 6। इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी डिजिट्स हैं 6, तो यहाँ पे कितने वेज से आप इस प्लेस को फिल कर सकते हैं 6 वेज से। ऐसे ही लास्ट जो प्लेस बचेगा उसके लिए आप डिजिट्स कितनी बचेंगी 5, क्योंकि ये डिजिट यहाँ से एक और फिल हो चुकी होगी, तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स बच जाएंगी 5। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितनी डिजिट्स हैं 5, तो इसको 5 वेज से आप फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों प्लेस तो फिल हो चुकी है, हमें इनसे कोई लेना देना है ही नहीं, इनको तो बाहर कर दीजिए। हमें सिर्फ 4 प्लेस फिल करने थे और उनके लिए हमारे पास 8 डिजिट्स थी, तो हमने ऐसे ऐसे उनको फिल कर दिया। ये देखिए ये डिजिट, ये जो प्लेस था ये 8 वेज से फिल हो सकता है, ये प्लेस इतने वेज से, ये प्लेस इतने वेज से, ये अलग अलग इवेंट्स बन गए। जब साइमल्टेनियस इनकी अकरिंग निकालनी हो, साइमल्टेनियस इनकी अरेंजमेंट निकालनी हो, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, सभी इवेंट्स की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे वेज आ जाएंगे, मतलब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी की 6 5 30 210 इंटू 8, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल 1680, मतलब 1680 टोटल आपके टेलीफोन नंबर्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। कैसे, जो कि 35 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये 35 से स्टार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हुआ होगा। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं एनपीआर से। देखो आपके पास टोटल प्लेस कितनी है 4 और डिजिट्स कितनी है 8, तो आपके पास 8 तो डिजिट्स हैं जो आपको फिल करनी है, और कितने प्लेस पे फिल करनी है आपको 4, बिकॉज मैंने आपको बोला था जो चीज़ आपको उठानी है ना वो हमेशा छोटी होती है, आर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है, तो इस आर को तो हमेशा छोटा रखना है। ऐसा तो आप केस कभी ले ही नहीं सकते, तो इसके साथ तो कभी कंफ्यूज होना ही मत, ये केस आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये आर आपका छोटा ही रहेगा एन से, एनपीआर के अंदर ये आर आपका हमेशा छोटा रहेगा एन से, ठीक है। तो कितने वेज हो जाएंगे आपके पास टोटल 8p4, और आपका ये 8p4 यही आएगा 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।